नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो आज मैं हूं शेखावाटी में और शेखावाटी में आज मेरा तीसरा दिन है। और ये जो मेरा पूरा शेखावाटी का टूर है, ये टूर मैं कर रहा हूं फ्रीकी ट्रैवलर्स के साथ। तो अगर आप लोग वो एक्सपर्ट हैं, फ्रीकी ट्रैवलर्स जो हैं लोकल हैं, यहाँ के शेखावाटी के ही हैं और एक्सपर्ट हैं यहाँ की जगहों के बारे में। काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, तो अगर हम बाहर से आते हैं तो बहुत दिक्कत आती है परमिशन में। तो इनका लोकल होने का ये फ़ायदा है। तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो अगर आप लोग कभी आते हो तो उनसे हेल्प ले सकते हो। स्वागत है दोस्तों आपका शिवगढ़ फोर्ट धुंधलोद में। धुंधलोद झुंझुनू ज़िले में पड़ता है और मैं शेखावाटी राइड कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना किला है ये और टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ पे, अनएक्सप्लोर्ड है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको ये फोर्ट। शिवगढ़ फोर्ट का निर्माण 1750 में महाराजा ठाकुर केसरी सिंह जी ने करवाया था, जो कि शेखावाटी के एक शासक थे। वर्तमान में इस किले में लगभग 40 रूम का एक होटल है, जिसे यहाँ के ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी संचालित कर रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है घोड़ों का। तो धुंधलोद आज की डेट में घोड़ों के लिए बहुत फेमस है, इंटरनेशनली पहचान है धुंधलोद की। किले में स्वागत है, 2 घोड़ों ने स्वागत किया है किले में। और यहाँ पर इन्होंने एक ऑफिस टाइप से बनाया हुआ है। ये पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं काफ़ी किले की। ये राज परिवार के कुछ फोटोग्राफ यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो किले हैं ये बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप पब्लिकली आके नहीं विज़िट कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो बंदा परमिशन लेने के लिए गया था वो इनका एम्प्लॉई है, तो वो मेरे को यहाँ बिठा के गया है परमिशन लेने के लिए। तो वहाँ मेरे को पता चला है कि जो राजा साहब हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया, तो अब वो वापस तो आ नहीं सकता। फिर एक दूसरे कर्मचारी आए, उन्होंने मुझे बताया कि उसे तो पकड़ लिया। तो जो यहाँ के ऑनर हैं किले के, उनकी सेक्रेटरी का नंबर मेरे को मिला है, तो मैंने उनको कॉल किया है। तो उन्होंने मेरे को कुछ देर वेट करने के लिए बोला है, तो शायद वो आएंगी और उसके बाद मेरे को इस किले को एक्सप्लोर करने की परमिशन मिलेगी। आई थिंक परमिशन मिल गई है। और यहाँ पर ये पुरानी गन है, इनको यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया गया है। ये दीवाने आम है यहाँ का। जो इस किले के ऑनर हैं, जो कि इसी फोर्ट के अंदर रहते भी हैं,
तो ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये उनके जो पूर्वज थे, राज परिवार है, उनका दीवाने आम हैं। आर्किटेक्चर, हवेलियाँ अलग आर्किटेक्चर पे हैं, किले अलग आर्किटेक्चर पे हैं। उनका किस तरह से, अब जैसे ये आप दीवान खाने में ये वॉशेबल है, पेंट सारा वॉशेबल है। अच्छा। और ये ओरिजिनल है। कितना पुराना है करीब? 1750 का। अरे वाह। हमने इसको कुछ नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अब जैसे क्रैक्स आ रहे हैं तो हम आर्टिस्ट ढूंढते हैं, तो कहते हैं साहब मैच कैसे करूं। इसको हम मैच करवाना चाहते हैं। तो अब हमको एक आर्टिस्ट मिला है, उससे हमने ये एक्सपेरिमेंट करवाया, ये बॉर्डर जो बनवाया है। हाँ। तो इसने मैच किया है। अब उसकी समस्या है कि साहब ऊपर जाऊं कैसे। तो अब वो आजकल वो ऐसे अड्डे बनते हैं जो लोहे के होते हैं, स्टेप्स की तरीके से, तो अब वो गांव में मिलने लगे हैं। अच्छा अच्छा। तो अब उसको करके, अब कहा है कि ऑफ सीजन में भी तुम शुरू करो, तो वहाँ से इसको इसी तरह से मैच करके भरो। तो अब ये आर्किटेक्चर है, कितना पुराना है, इसके पीछे की क्या कहानी है। अपने ये जितने आपने फोर्ट्स देखे होंगे उनकी शेप ऐसी होती है, जो मेन हॉल होते हैं सबके अंदर आर्च वाली, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये डबल सीलिंग है। अच्छा अच्छा। इसके बीच में टूटे हुए मटके हैं। अच्छा अच्छा। ताकि ये टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। ऊपर फ्लोर ऐसे है। ओके, समझ गया। लेकिन ब्रोकन पॉट्स जो होते हैं मिट्टी के, उनको अंदर से भरा जाता है और फिर इसकी शेप मटके की जो राउंड वो होते हैं उसकी शेप से ये बनाया जाता है। तो जब बाहर आपका 45 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ आप 30 पे बैठे हो, और बाहर जब 2 डिग्री टेम्परेचर है तो आप 9 में बैठे हो। तो ये ऑटोमेटिक वो तरीका था उस समय। तो एक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, तो ये चीज़ें आपके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा क्यों है। इतने ऊपर अपन दुछत्ते में जाते हैं। अच्छा, मोस्टली आप देखेंगे हवेलियों में भी होता है दुछत्ता, तो ये दुछत्ता वर्ड यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। तो मैं भी जब आई थी तो मैंने पूछा ये दुछत्ता क्यों कहते हैं, तो अपन कहते हैं ना फर्स्ट फ्लोर, तो ऐसे क्यों कहते हैं कि जिस छत के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई हो, तो अगर ये नहीं होता तो ये छत होती जी, तो इसके ऊपर है तो दुछत्ता, छोटी है तो दुछत्ती। ओके। तो ये लेडीज विंग था। अच्छा अच्छा। तो जो फैमिली लेडीज थी वो ऊपर रहती थी। ऊपर से प्रोसीडिंग्स देखो, ये दीवान खाना है, यहाँ पे तीनों दरवाजे खोल दिए, लोग बैठे हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं वो बैठे हैं, कोई भी पर्सनल मीटिंग है। गांव टूंडलोद के नीचे 150 गांव थे, उनकी रेवेन्यू आती थी, उनके सोल्जर्स थे, फार्मर्स थे, तो जिसको भी जो प्रॉब्लम होती वो यहाँ आते और आकर के अपना जो भी समस्या है वो बात हो रही थी, वो इस राज परिवार की सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने हवेली के और किले के कंसेप्ट को क्लियर किया। तो मैं चाहता हूं कि जो इस राज परिवार के मुखिया हैं, ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हो। तो मेरी खबर उन तक पहुंच गई है और वो उन्हें मेरे से मिलने के लिए बोला हुआ है। तो मैं अब उनसे मुलाकात आपकी भी कराऊंगा और उनसे पूछूंगा शेखावाटी का जो इतिहास है, शेखावाटी का जो वास्तव का इतिहास है, वो हम लोगों को नहीं पता। तो मैं उनकी जुबानी ही आपको सुनवाता हूँ शेखावाटी का इतिहास। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि 1947 तक तो स्टेट्स कायम थे इंडिया में। तो उस वक्त लास्ट जो हमारे परिवार से थे वो थे ठाकुर हरनाथ सिंह, वो मेरे ग्रैंडफादर, वो उनके टाइम की बात है ये। तो 1947 तक वो थे। और शेखावाटी जो है ख़ास तौर से बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि शेखावाटी राव शेखा जी के वजह से इसका नाम पड़ा शेखावाटी। और राव शेखा जो हैं वो आमेर का जो अपना जयपुर परिवार है उसी में से निकले, छोटे भाइयों में से थे तो उसी में से निकले। और जब वो वहाँ से जब वो निकले तो उनके मन में थी कि भाई मैं भी कुछ, बड़ा भाई तो यहाँ राज कर रहे हैं जयपुर में, मैं भी कुछ करूँ। तो वो वहाँ से निकल के चले गए थे सवाई माधोपुर रणथंभौर की तरफ।
वहाँ एक गांव है बरवाड़ा, उसमें जाके वो बसे और वहाँ वो रहे। उस ज़माने में ये सिस्टम था कि जो भी ठिकाने होते थे या जो स्टेट्स होते थे, जागीरदारी होती थी, उनको घोड़े देने पड़ते थे मेन सबसे बड़े ब्रदर को। जैसे जयपुर महाराजा थे तो वो घोड़े दिया करते थे उनको, तो वो कई साल तक दिए। फिर उनके मन में आए कि जब मैं राज ही कायम करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं घोड़े भी दे रहा हूँ तो फिर उन्होंने वो घोड़ा देना बंद कर दिया और फिर उन्होंने ये बोला कि भाई ये जागीर आपने मुझे दिए पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं अब जाऊँगा। तो अगर आप देखें जयपुर के ईस्ट, वेस्ट और साउथ में जो परिवार हैं वो सब हमारे कछावाई हैं, भाई हैं सारे, कछवा वंश के। हम शेखावत भी कछवा वंश के ही हुए। तो उनमें आपस में कोई शादी वगैरह आज तक कोई नहीं होती है उन परिवारों में। उनके 4-5 क्लैन हैं हमारे, उनमें कोई नहीं होती है। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो फिर कोई इन्हीं से लड़ना पड़ेगा। तो ये जो शेखावाटी का अपना एरिया था, सीकर से समझ लो आप जयपुर के बाहर, सामोद के बाद, ये सारा सीकर से निकलते हुए फिर ये फतेहपुर, झुंझुनू, लोहारू, हरियाणा तक, ये सब मुग़लों का राज था। इसमें नवाब थे सारे, पहले नवाबी थी इस एरिया में। और ये उस हिसाब से थी कि जैसे दिल्ली में जैसे मुग़ल का राज था, तो वो दिल्ली के चारों मेर, आगरा से लेकर के वो जो पिरामिड था ना, उसमें वो नवाबी रखते थे कि भाई कभी भी कोई एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ लो, वो हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं यहाँ चलूँगा, और फिर वो यहाँ आकर के उन्होंने धीरे धीरे सीकर की साइड से उनके परिवार ने कब्जा करते हुए, लड़ाइयाँ लड़ते हुए, आपका लोहागल वगैरह जितना एरिया है सीकर के पास, वहीं सारी लड़ाइयाँ हुई। ये अभी पहुँचे नहीं गए ना, वहीं सारी उन पहाड़ों में ही होती रही। फिर राव शेखा के तीसरे चौथे में आए सादुल सिंह जी। उन्होंने ये झुंझुनू का पूरा इलाका कायम किया और उनके पांच पुत्र थे। और उन 5 पुत्रों में हमारे ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, महनसर, मुकनगढ़, ये सारे जो ठिकाने थे, अलसीसर, ये जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जितने ये बड़े बड़े ठिकाने थे, ये उन 5 भाइयों के ही थे, उन्हीं के थे। उससे फिर ये सारे, और औरंगज़ेब वो द लास्ट रूलर, उसने लास्ट कोशिश करी थी कि मैं इस शेखावाटी को वापस कब्जा कर लूँ। तो मारवाड़ साइड से, नागौर साइड से लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते आपका जीन माता का मंदिर है, जीन माता के नीचे जो अपना मैदान है ना पूरा, वो वहाँ लड़ाई हुई थी, वहाँ सारी लड़ाइयाँ हुई। और उसमें वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ आगे आने के लिए, वहाँ तक तो वो थे। और नागौर से निकल के मारोठ वगैरह आता है अपना उस साइड, दाता रामगढ़, तो उधर से यहाँ तक तो पहुँच गए थे। यहाँ जब लड़ाइयाँ हुई तो वो आगे नहीं आ सके, और उस लड़ाई के बाद वो वापस चल दिए। तो आपका जीण माता का जो मंदिर है आज भी, उसमें भी जो नगारे हैं वो औरंगज़ेब के दिए हुए हैं, और औरंगज़ेब का झंडा भी जो था वो वहाँ छोड़ गया। ये एक ही ऐसा मंदिर था जहाँ उसने उसको तोड़ नहीं सका वो, क्योंकि उसने तो करीब करीब सारे मंदिरों को नाश करता रहता था वो। तो यहाँ वो सारा होने के बाद वो विड्रॉ कर गया, और उसने अपने राज से फिर एक, जैसे कहते हैं ना, एक अमाउंट कुछ उस टाइम में गोल्ड मोहरें थी या जो भी थी, तो वो हर साल उसके राज से मंदिर को दान आता था, और वो दान चला 1972 तक। मुगलें ख़त्म हो गए, फिर जैसे हमारे परिवारों का आया तो हम लोग उनको देते रहे मंदिरों को। उसके बाद 47 के बाद जब आज़ादी आई तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स, नेहरू जी ने प्रीवी पर्स किए रूलर्स के, तो उस प्रीवी पर्स के हिसाब से रूलर्स ने साइन किया कि आप मंदिर को भी देते रहोगे। 72 में प्रीवी पर्स ख़त्म हुए, तब वो बंद हुआ। उसके बाद हमने फिर यहाँ ही उसकी एक जैसे कमेटी बनती है वो बन के, और चौहान राजपूत हैं वहाँ पर, वो उन्होंने फिर उसको मंदिर को अपने उसमें करके, और वही उसकी अभी लुक आफ्टर करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब इसका शेखावाटी का तो इतिहास ही है, ठीक है, ढूंढ लो। और फिर जो औरंगज़ेब के बाद जब लड़ाइयाँ बंद हो गई, तो जितने भी अपने ये किले बने हैं शेखावाटी में, ये सब 1970, 75, 1750 से लेके 1760 तक, उस 10 साल में ये सारे किले बने। मंडावा, नवलगढ़, ये सारे, अलसीसर, या आपका रघुनाथगढ़ आपका है सीकर के पास में, सारे उस टाइम बने। क्योंकि फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि अपन ने अब इसको भेज तो दिया पर कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये वापस फौज लेके आ सकते हैं।
तो अब उसको अपन स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। तब उन्होंने ये सारे किले, ये अपना डुंडलोद 1750 में बना। सादुल सिंह जी के 5वें पुत्र थे केसरी सिंह, उन्होंने बनाया। मैं जानना चाह रहा था, ये तो किलों का इतिहास है, जो यहाँ हवेलियाँ हैं इतनी सारी, उनका इतिहास। हवेली का यूँ है साहब कि जैसे जब ये सारी एरिया को टेक ओवर कर लिया और जब ये किले बनाने की बात आई, तो बिना लेबर, बिना गाँव के, बिना आदमियों के ये ना तो किले बनते हैं ना कोई बात। आपके पास तो फौजें ही फौजी थी हमारे तो एंसेस्टर्स के पास। तो उन्होंने ये सोचा कि अपन को अब गांव बसाने, और गांव बसाने के लिए उन्होंने कहा हमको बिजनेस चाहिए, दुकानें चाहिए। तो ये जितने भी आपके मारवाड़ी बनिए जो जोधपुर, बीकानेर इस साइड के जो थे, उनको ये इन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और हम आपको ज़मीन दे देंगे, आपसे कोई बेचेंगे नहीं आपको, मतलब आपको ज़मीन दान में ही दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, और आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, रेवेन्यू नहीं लेंगे। जो उन जगह में उनको रेवेन्यू देनी पड़ रही थी सबको, तो उनको इस हिसाब से इनको ले करके यहाँ बसाया। तो और उस यहाँ बसने से वो सब कहलाते मारवाड़ी हैं, पर आज अगर आप देखो तो सारे शेखावाटी के, मैक्सिमम शेखावाटी के हैं सारे के सारे। गोयनका, पोदार, बिरला, सिंघानिया, मोदी, सारे शेखावाटी के हैं। तो उस हिसाब से इनकी ये बनती गई हवेलियाँ। तो मैं वही, एक कोइंसिडेंट के एक छोटे से एरिया में सारे बिजनेसमैन कैसे पैदा हो सकते हैं, तो ये ओरिजिनल यहाँ के नहीं है, यहाँ के। हाँ, ये सब फिर धीरे धीरे बसाया गया इनको, और फिर ये सब हो गए। और इनके हमेशा अभी तक जो रिलेशनशिप इनकी रही हमारे परिवारों से, सब अच्छी रही। ये जो बिरला इंस्टीट्यूट है आपका पिलानी का, ये पूरे इन 5 ठिकानों की ज़मीन थी। अच्छा। और 1947 के बाद जैसे गवर्नमेंट के साथ ये जो एग्रीमेंट हुए ना, तो उसमें ये कहा गया कि भाई आप 1 किला रख सकते हो आपके रेजिडेंस के हिसाब से, बाकी या तो आप कोई ट्रस्ट में डालो या म्यूज़ियम बनाओ या सरकार को दो। तो उस वक्त ये पिलानी की सारी ज़मीन जो थी वो हमारे सब परिवारों ने बिरला जी को दे दी। फिर बिरला जी ने उसका ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया। यहाँ पे बिजनेस, जैसे ये सारे मारवाड़ी सेठ लोग आ गए और यहाँ पे बहुत महंगी महंगी और सोने चांदी के काम से हवेलियाँ भी बनाई हैं उन्होंने, तो यहाँ बिजनेस किस चीज़ का था बेसिकली? नहीं, यहाँ तो ट्रेड रूट्स ही थे, तो उनका बस टैक्सेस ले लो या अपना ट्रेड का जो चल रहा था वो काम कर लो। उसके बाद ये जो हवेलियाँ भी आपकी ज़्यादा बनी, ये 1750s में वैसे नहीं हुई, ये बनी आपके 1820 से लेके 1920 ब्रिटिश राज तक। अब देखिए आप, ये गोयनका जो थे, ये पोदार भी जो थे नवलगढ़ के, ये बॉम्बे के मेयर थे, गोयनकाज कलकत्ता के मेयर थे। तो इनको सबको टाइटल मिला हुआ था ब्रिटिश ज़माने में, सर गोयनका, सर पोदार और ये सब, क्योंकि ये सब फिर धीरे धीरे वहाँ माइग्रेट हो गए। ये तो बिजनेस पॉइंट, हाँ, ये सारे के सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वहाँ इन्होंने अपना कारोबार बसा लिया। जैसे पहले समुद्र के रास्ते से बिजनेस होते थे, तो क्या समुद्र के रास्ते से पहले इधर कोई रास्ता था शेखावाटी से? हाँ, यहाँ से था ना, यहाँ बिजनेस का रास्ता था। मतलब आप ये मान लो, नॉट अपने इधर इतना नहीं था जितना अपने थोड़ा सा चूरू और शेखावाटी के बीच में, और फिर जैसलमेर, बीकानेर होता हुआ लाहौर तक, ठेठ तक आगे का रास्ता यही था ट्रेड रूट, क्योंकि उधर तो पहाड़ियों में जा नहीं पाते थे ये। तो इधर से आप मान लो जितना भी ये जो ट्रेड चलता था आपका, वो इस रूट से ही चलता था। सिल्क रूट जो था वो और ऊपर था। सिल्क रूट जो अपन कहते हैं ना, हिस्ट्री में आता है, सिल्क रूट था एक, तो बताते वो हैं उत्तराखंड से। हाँ, वो उस साइड में था, ऊपर की साइड, करतांगली से। हाँ, उस साइड में था। वो चाइना और वो वाला बॉर्डर और ये वाला सारा लांग वैली करतांगली से होता हुआ उत्तराखंड से। क्योंकि अपन जो उस जमाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख लो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारा इंडिया ही तो था, सारा इंडिया ही था सारा रास्ता इधर से ही था। तो इसलिए इनका बिजनेस वगैरह, और यहाँ पर उनके टैक्सेस माफ़ थे। अच्छा। कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था उनको सारे बिजनेसेस के ऊपर। तो इसलिए ये लोग सारे यहाँ सेटल हो गए। और फिर जैसे जैसे पैसे कमाते गए, वैसे वैसे उनके एक दूसरे के साथ में जो कंपटीशन था कि भाई आज तो आप बिरला जी ने हवेली इतनी बना ली और ऐसी पेंटिंग कर ली, तो गोयनका ने अरे भाई मैं भी बनाऊंगा पोदार जी ने कहा मैं भी बनाऊंगा। इसीलिए बाहर पेंटिंग होने लग गई। अंदर तो कौन इतना देखता था, तो वो बाहर की साइड में फिर वो फ्रेस्कोज वगैरह बनाते बनाते वो एक आर्ट हो गया। उस हिसाब से आगे मेरा मियो कॉलेज अजमेर,
मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो का बनाया हुआ था जब वो वाइस रॉय थे इंडिया के, लॉर्ड मेयो। और उनका मकसद ये था कि जितने भी राज परिवार हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन देना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनकी एक पॉलिसी थी कि भाई मैं किसी भी तरीके से इनको पटा के रखूँ, राजी रखूँ, इनको अपना एजुकेशन दूँ, अपने वो दूँ। तो इसलिए उन्होंने वो बनाया मेयो कॉलेज, और वो सभी राजाओं की हेल्प से बनाया। तो हमारे जो बोर्डिंग हाउसेज हैं ना वहाँ, वो सब स्टेट के नाम से हैं। भरतपुर स्टेट, जम्मू कश्मीर, जयपुर, उदयपुर, जितने हॉस्टल बनते हैं ना, वो आज तक उसी नाम से बने हुए हैं। तो हम लोगों का सारों का एजुकेशन, फादर का भी, उसके बाद हम लोगों का भी, हमारे बच्चों का भी, करीब करीब सभी मेयो कॉलेज से ही एजुकेशन हुआ। और उसके बाद में कॉलेज वगैरह तो यहाँ ही अपने राजस्थान कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने बीए किया है, लॉ किया। आपके पास घोड़े बहुत हैं। हाँ, घोड़े हैं पेंट घोड़े हैं। 45-50 है करीबन अभी। हाँ, वो मेरा शौक था घोड़ों का। तो ये उसमें भी क्या हुआ था, 1947 तक तो हर परिवार घोड़े रखता था, और 45 में ही मेरे ग्रैंडफादर ने कम कर दी। नहीं, शौक ब्लड में भी तो था, क्योंकि हाँ, बस वो उन्होंने फिर घोड़े 40 साल तक, मतलब आप समझ लो 45 से लेके 85 तक परिवार में घोड़े नहीं थे। अच्छा। फिर मुझे शौक था घोड़ों का, राइडिंग का, इसलिए फिर मैंने रखने वापस शुरू किए। और आज उसकी वजह से डुनलोद आज घोड़ों के हिसाब से इंटरनेशनली आज वेल नोन हो गया। मेरी काफी लंबी बातचीत हुई ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी के साथ, और उन्होंने, जैसा कि आपने सुना भी, कि घोड़ों का उनको बड़ा शौक है पालने का। तो मैं उनके जो घोड़ों का फार्म हाउस है वहां आया हूँ, और इनके पास मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं काफी सारे। और अभी जो मेरे साथ में एक फिल्म की यूनिट के लोग भी आए हुए हैं, जिनको के कुछ घोड़े इनसे हायर कर रहे हैं। तो वो लोग भी मेरे साथ हैं यहाँ पे, और इन घोड़ों का कुछ रहता है उनका, फिल्म वालों का, कि उनको किस मतलब से चाहिए, किस टाइप के शॉट घोड़े से लेने हैं। तो वो सारी यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। और उन घोड़ों पे जो यहाँ के राइडर्स हैं वो बैठ के दिखाएंगे, उस तरीके से सारा कुछ होगा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि जो शूटिंग वाले लोग हैं, घोड़े की हाइट वगैरह भी सारी चीज को मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद घोड़ा जो है शूट पे जाता है। तो इनका स्टार्ट हो गया है, राइडर ट्रायल दे रहे हैं घोड़े का। काफी सारी गर्मी है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा वापिस। कैसा लगा आपको ये पूरा ब्लॉग, जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।